अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, सऊदी अरब और इमारात के दरमियान मामलात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इमारात किसी तौर पर सऊदी अरब के दबाव में आने को तैयार नहीं है। एक ज़माना था कि ये दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह थे, बिल्कुल पार्टनर्स में चलते थे। गल्फ कोऑपरेटिव कंट्रीज़ हैं ना, जो 6 कंट्रीज़ का अलायंस जीसीसी, जिसमें सऊदी अरब, इमारात, दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, ये 6 कंट्री का अलायंस बिल्कुल एक कम्युनिटी, एक हिसाब से रहते थे। ज़ाहिर है ब्रिटेन ने ये सब डिवीज़न पैदा की, लेकिन बहरहाल एक ही पेनिनसुला में, ये एक ही खित्ते में थे, इनके दरमियान कोई बॉर्डर नहीं, सब कुछ नहीं। लेकिन इमारात ने जो लेट 80s अर्ली 90s में टर्न लिया और इमारात में जो चेंज ऑफ लीडरशिप आई, जब राशिद अल मखतूम दुबई के, क्योंकि इमारात की जो 7 स्टेट हैं उसमें दुबई और अबू धाबी ही मेन है, बाकी छोटी छोटी हैं और उनकी कोई इकोनॉमिक पावर है नहीं, उनके पास तेल वगैरह भी नहीं है। तो इमारात में दुबई अबू धाबी में चेंज ऑफ लीडरशिप हुई। अबू धाबी में शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के गुज़र जाने के बाद उनके बेटे खलीफा अल बिन ज़ैद अल नहयान बने, और फिर जब ये मोहम्मद बिन ज़ैद बने हैं तब से एक तब्दीली बहुत बड़ी आई है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिसोर्सेज और पावर की। इसी तरह दुबई ख़ास तौर पे, जिसने इस रीजन में एक बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है और बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है, उसमें आप ये देखें कि पहले शेख राशिद अल मखतूम तो बहुत पहले गुज़र गए थे। इनके बाद बड़े बेटे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जब से ये मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम बने हैं तब से दुबई और अबू धाबी दोनों की ये जो लीडरशिप आई है, मोहम्मद भाइयों की दोनों की, वो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है। कोऑपरेशन जो सऊदी अरब से था वो ख़त्म हो गया। सऊदी अरब एक हद तक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री था, शरिया कंप्लाइंट कंट्री था, क्योंकि सऊदी अरब में जब 1932 में शायद जब हज्जाज और दूसरे सऊदी इलाकों पे कब्ज़ा करके एक कंट्री किंगडम ऑफ सऊदी अरब बना था, तब से सऊदी अरब स्ट्रिक्ट इस्लामिक शरिया को फॉलो करता था और दुनिया भर में मदरसे 79 की अफ़गान वार के बाद CIA के कहने पे सऊदी शाही ख़ानदान ने दुनिया भर में मदरसे बनाए। आज हम यूरोप में जो एक्सट्रीमिज़म देखते हैं, जो साउथ एशिया के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज़म देखते हैं, ये सऊदी फंडेड मदरसों की वजह से है। लेकिन सऊदी पॉलिसीज़ में भी एक यू टर्न आया, 90 डिग्री पे चेंज आया। वो था मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद एक बग़ैर खून रेज़ी के इतनी बड़ी वो हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि सारी दुनिया में एक टेंशन होती थी कि ये जो अब्दुल अज़ीज़ है, किंग अब्दुल अज़ीज़ के जो बेटे बारी बारी किंग बन रहे हैं, तो उनके बाद क्या होगा, कि एक वक्त आएगा कि सारे ही बेटे मर जाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं है कि एक के बाद एक की उम्र शुरू होती है, सब बड़े एक साथ ही थे। तो 53 में किंग सऊद के मरने के बाद, किंग अब्दुल अज़ीज़ के मरने के बाद किंग सऊद सबसे बड़ा बेटा बना, जिसके पॉलिटिकल लीडरशिप से उसके क्राउन प्रिंस, उसके भाई फैसल को काफ़ी इख्तिलाफ था। मैं एक बात बता दूं कि किंग अब्दुल अज़ीज़ की कई बीवियां थीं। ज़ाहिर है, मैंने जहाँ तक मेरी मेमोरीज़ हैं, 79 इनके बेटे थे, कोई 100 से ऊपर बेटियां थीं। तो एक बीवी जो कि हमेशा एक मलका कह लें, हालांकि सऊदी कल्चर में आज भी किसी मलका का नाम नहीं पता। मोहम्मद बिन सलमान की बीवी का कहीं अता पता नहीं होता। दुनिया में जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनकी बीवी फर्स्ट लेडी कहलाती है, हर जगह साथ होती है, लेकिन यहाँ पे आज अभी भी ऐसा नहीं है। दुबई अबू धाबी में जो रूलर्स हैं उनकी बीवियाँ पब्लिक अफेयर्स में आती हैं, सब कुछ है, लेकिन
सऊदियों में अभी भी वो नहीं है। तो जो अब्दुल अजीज़ की जो सबसे फेवरेट बीवी थी ना, वो सुदेसी ख़ानदान की थी। सुदेसी ख़ानदान की उस बीवी से अब्दुल अजीज़ के 7 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा फैसल था, फिर फहद था, फिर सुल्तान था, फिर नाइफ था, और शायद फिर माजिद था मक्का का गवर्नर, और रियाद का गवर्नर सलमान था जो कि आज बादशाह है। तो फैसल ने 11 साल बाद 53 से 64 तक सऊद की सरकार रही, और फिर सऊद को डिस्पोज ऑफ करके खुद बादशाह बन गया। तो फैसल के ज़माने में डेप्यूटी क्राउन प्रिंस जो था ना, क्राउन प्रिंस तो खालिद था, लेकिन डेप्यूटी क्राउन प्रिंस उसका सगा भाई फहद था, और डिफेंस मिनिस्टर इसका सगा भाई सुल्तान था, होम मिनिस्टर इसका सगा भाई नाइफ था, मक्का का गवर्नर इसका सगा भाई माजिद था, और रियाद का गवर्नर जो कि कैपिटल था उसका सगा भाई सलमान था। ये पावरफुल ख़ानदान था, लेकिन फैसल को 75 में उसके अपने भतीजे ने कत्ल कर दिया। उस वक्त हम भी सऊदी अरब में रहते थे, और मैं स्कूल में था उस वक्त, और स्कूल में अचानक ऐलान हुआ कि सब घर जाओ। ये नहीं बताएगा कि क्या हुआ, क्योंकि स्कूल वालों को भी नहीं पता था, क्योंकि खबर शाही मेल से अभी निकली नहीं थी, सिर्फ इतना ताकि एक इमरजेंसी हो गई, ये सब चीज़ें बंद करो। तो मुझे याद है कि बस जब हमें स्कूल से घर लेके जा रही थी, तो बस में कुरान की तिलावत चल रही थी। घर पहुँचे तो टीवी पे भी सिर्फ कुरान, उस वक्त शायद टीवी दिन में नहीं चलता था, लेकिन रेडियो पे हर जगह कुरान की तिलावत। मेरे फादर भी फ़ौरन ऑफिस से आ गए थे, और मेरे फादर ने फिर बताया, क्योंकि वो गवर्नर स्टेट बैंक के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट, तो उनको पता था। उन्होंने कहा कि किंग फैसल का कत्ल हो गया है, इस वजह से ये सब हुआ है। तो 75 में किंग फैसल का कत्ल हो जाता है, तो खालिद किंग बनता है। खालिद काफ़ी बीमार था, जैसे आज सलमान बीमार है तो सारा काम मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है, ऐसे खालिद बीमार रहता था, हॉस्पिटलाइज्ड ही रहता था। तो उसका भाई क्राउन प्रिंस शाह फैसल का सगा भाई फहद सारे मामला चलाता रहा। फहद के बारे में उस वक्त मशहूर था कि यह अमेरिका के काफ़ी करीब है और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहता है। फहद काफ़ी अरसा किंग रहा, और काफ़ी चेंजेस आई सऊदी हिसाब किताब में फहद के ज़माने में। और फिर फहद के गुजर जाने पे अब्दुल्ला किंग बने। अब्दुल्ला वॉज ए स्ट्रिक्ट इस्लामिक, अब्दुल्ला वॉज ए पावरफुल पर्सन ऑल्सो, इस हिसाब से कि जब वो क्राउन प्रिंस था फहद का, तो उसके पास 2 बड़ी पावर थी। सऊदी अरब में 2 आर्मी होती थी उस ज़माने में, आज मेरा ख्याल है 1 आर्मी रह गई है। उस वक्त 2 बड़ी आर्मी थी, एक सऊदी नेशनल आर्मी थी और एक नेशनल गार्ड्स थे। नेशनल गार्ड्स का हेड अब्दुल्ला था। इसके अलावा सऊदी अरब में मुतव्वों की हुकूमत होती है। मुतव्वे इस्लामिक स्कॉलर्स कह लें, मौलवी कह लें, जिनकी मर्ज़ी के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता था, उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता था, उसका भी चीफ अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला जब किंग बनता है तो ज़ाहिर है ये सारी पावर्स एक जगह आ गई। अब्दुल्ला काफ़ी अरसे रहा, लेकिन अब्दुल्ला के मौजूदगी में ही अब्दुल्ला का क्राउन प्रिंस डिफेंस मिनिस्टर सुल्तान, जो कि फैसल का सगा भाई था, वो गुजर जाता है बीमारी में। इसके बाद फ़ौरन बाद उसका सगा भाई होम मिनिस्टर नाइफ गुजर जाता है, और अब्दुल्ला के गुजर जाने के बाद अब बारी आई थी सलमान की। अब सलमान बना तो सबको ये था कि अब कितने दिन, अब तो सारे भाई मर रहे हैं, तो कौन बनेगा। तो कोई खून रेजी ना हो, कोई कत्ल ना हो, कोई मसला ना हो। तो अमेरिका ने इसका हालिया निकाला कि अचानक मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सलमान का भी सबसे बड़ा बेटा नहीं है, मोहम्मद बिन सलमान को सारी पावर दे दी, और सलमान ने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद क्राउन प्रिंस ये है और मेरे बाद ये किंग बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर भी ये है, और सारी पावर्स मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में आ गई। मोहम्मद बिन सलमान ने आके मुतव्वों का ज़ोर तोड़ा, यानी जो मौलवियों का ज़ोर था कि हर चीज़ में इस्लामिक शरिया, तो उसने सऊदी अरब में कैसीनोज बनाए, इसने सऊदी अरब में अल्कोहल अलाउ की लिमिटेड लेवल पे, और मुख्तलिफ रिवोल्यूशनरी काम किए। सऊदी औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस की इजाज़त दी, सऊदी औरतों को महरम की पाबंदी से आज़ाद कर दिया। महरम वो खून के रिश्ते होते हैं औरत के, जिसकी इजाज़त के बगैर वो बाहर घर से नहीं निकल सकती। बाप
भाई, शौहर, बेटा, ये 4 रिश्तों में से एक की इजाज़त ज़रूरी थी। सऊदी औरतें कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थीं बगैर इनकी इजाज़त के। तो महरम का सिलसिला ख़त्म किया और औरतों को काफ़ी फ्रीडम दी। सऊदी अरब के इस्लामिक शरिया को लिमिटेड हद तक आज़ादी दी। इसने ऐलान किया कि इस्लाम में कुरान और हदीस, ये 2 पिलर्स हैं ना इस्लाम के। तो उसने ऐलान किया कि कुरान हमारा गाइडेंस है, हदीस को हम नहीं मानते, इसलिए कि प्रॉफिट के गुजरने के 200-250 साल बाद जो हदीस बनी थी उसका कोई वो नहीं होना चाहिए। तो इसने काफ़ी चेंजेस ली। लाउड स्पीकर पे पाबंदी, तबलीगी जमात पे पाबंदी, तबलीग करने पे पाबंदी, मस्जिदों को स्ट्रिक्ट किया, सब कुछ किया। इसने इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लाने के लिए ये सब किया। इसने जो हज और उम्रा को कमर्शियलाइज किया, जिससे हज और उम्रा 4-5 गुना महंगे हो गए, गरीबों की पहुंच से दूर हो गए, लेकिन इसकी नॉन ऑयल इनकम बढ़ती गई। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए सऊदी गोल्डन वीज़ा जैसे यूएई ने किया था, पूरा यूएई के पैटर्न पे ये चलता रहा। यूएई में गोल्डन वीज़ा रखा है कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, घर लेता है, बिजनेस करता है, उसको गोल्डन वीज़ा इज़ लाइक ग्रीन कार्ड ऑफ अमेरिका, लाइक परमानेंट रेसिडेंस कह लें। वो सऊदी अरब ने भी शुरू किया। मक्का मदीना के अलावा पूरी सऊदी अरब में आप प्रॉपर्टियाँ खरीद सकते हैं। मक्का मदीना में मुसलमान फॉरेनर भी प्रॉपर्टियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी इलाकों में नॉन मुस्लिम्स भी खरीद सकते हैं। बड़ा अट्रैक्शन लाने की कोशिश की और यूएई के पैटर्न पे चलता रहा। मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन राशिद के साथ मोहम्मद बिन सलमान की बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी, लेकिन अचानक ये तब्दीली उस वक्त आई जब सऊदी अरब ने सोचा, जब सऊदी अरब ने 2030 का रिवॉल्यूशनरी प्लान दिया कि हम 2030 तक ये चीज़ें अचीव करेंगे, जिसमें नियोन सिटी जो कि एक रिवॉल्यूशनरी सिटी था, एक मकाब एक अरबी में स्क्वायर को कहते हैं। इसने एक स्क्वायर बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया था कि जिसके अंदर, उस एक बिल्डिंग के अंदर बहुत ही बड़ा बिल्डिंग होगी जिसमें स्काई स्क्रैपर्स होंगे और मेरा ख्याल है दर्जन के करीब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो जितना उसका वो था। वो मुकाब इसने रियाद के पास बनाने का ऐलान किया था और कई रिवॉल्यूशनरी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स दिए थे। लेकिन इसके बाद इनका इख्तलाफ शुरू हुआ मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान के, इसलिए कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनता जा रहा था ना, सबसे बड़ा मसला सऊदी अरब का ये था कि उस रीजन का सबसे पुराना कंट्री है ना, उस अरबियन पेनिनसुला में आप देखें, वो यमन है। और यमन में जब ईरान बैक्ड हूतियों ने स्ट्रेंथ हासिल की तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के राहिल शरीफ, उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनके ज़रिए बम्बार्डमेंट करवाई यमन के ऊपर। और राहिल शरीफ जब रिटायर हुआ तो उसको सऊदी अरब ने हायर कर लिया अपने एक स्पेशल फोर्स के लिए और यमन पे बमबारी करते रहे। तो फिर बाद में पता चला कि यमन के बागियों को इमारात सपोर्ट करता है और इमारात सूडान में भी उस ग्रुप को सपोर्ट करता है जिसको, जो कि सऊदी ग्रुप जो है ना, सऊदी जिसको सपोर्ट करता है उसके अगेंस्ट लड़ रहा है। यही चीज़ सोमालिया में हुई कि मोगादिशो की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करता था, तो इमारात जो है वो सोमालीलैंड की आज़ादी को सपोर्ट करता था। इसी तरह इथियोपिया और इस रीजन में एक काफ़ी चेंजेस आनी शुरू हुई। अब सिचुएशन ये है कि इजिप्ट और तुर्की सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, जबकि सोमालिया भी, जबकि इथियोपिया, सोमालिया का वो हिस्सा सोमालीलैंड, सूडान का एक जो मेजर पार्ट है वो इज़राइल, ये इस रीजन में इमारात को सपोर्ट करते हैं। ये 2 बड़े ग्रुप इस वक्त चल रहे हैं इस रीजन में। जीसीसी के कंट्रीज जैसे कि कतर के खिलाफ जब सऊदी अरब का टसल चली थी तो बाकी जीसीसी कंट्रीज सऊदी अरब के साथ खड़े थे, लेकिन अब इमारात के हिसाब किताब में बाकी कंट्रीज इतना कुछ नहीं वो कर रहे। जैसा कि कुवैत ने अभी अचानक ये ऐलान किया 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, कि हम इमारात से करीब हो रहे हैं और इमारात के साथ बिगेस्ट ट्रेड डील
इन्होंने की, और नॉन ऑयल ट्रेड कुवैत और इमारात के बीच में 14 बिलियन तक पहुंच गई 2025 में। कुवैत का 60% जीडीपी है ना, वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे में $14 बिलियन की नॉन ऑयल डील जो हुई है इमारात के साथ, तो इसका मतलब कुवैत इस जंग में सऊदीया के साथ ज़्यादा नहीं, इमारात के साथ ज़्यादा करीब है। तो इस सारी सूरत हाल में चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। अब इमारात को उसकी साइज़ और उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा समझा जा रहा है, लेकिन इमारात छोटा नहीं है। ये मिडल ईस्ट की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। इसमें सबसे ज़्यादा, इस रीजन में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश और यूरोपियन रहते हैं। इसकी इकोनॉमी यूरोप के आधे कंट्रीज़ की इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ी है। ये पावर हाउस है। इसमें सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं। इज़राइल के बाद इस रीजन में सबसे ज़्यादा यहूदी इमारात में रहते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है दुनिया में। तो टूरिज़्म के हिसाब से $57 बिलियन की टूरिज़्म इकोनॉमी है इमारात की, जबकि सऊदी अरब की 41 बिलियन है। याद रहे कि सऊदी अरब की मेजर टूरिज़्म है ना, वो रिलीजियस टूरिज़्म है। वहाँ पे मक्का मदीना होने की वजह से, हज और उम्रे की वजह से ये सारी टूरिज़्म है। इमारात की तो कहानी ही और है। आप ये देखें कि 2025 में जो मिलियनर्स ने दुनिया में माइग्रेशन किए ना मुख्तलिफ मुल्कों में, अपने मुल्कों से हट के, सबसे ज़्यादा मिलियनर इमारात में गए हैं। 9,800 मिलियनर इमारात में माइग्रेट हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका में गए हैं 7,500, फिर इटाली में 3,600, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब में 2,400 गए, जो कि मेजॉरिटी मुसलमान हैं, लेकिन इमारात में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी माइग्रेट हुई है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं पाकिस्तान का जिक्र करना पसंद करूँगा कि पाकिस्तान इस खेल में नुकसान उठा रहा है, क्योंकि आप दो हाथियों की लड़ाई में अगर आप घास का रोल करेंगे ना, तो फिर घास का नुकसान होता है। देखें, सऊदी अरब लीबिया में ट्रिपोली में मौजूद गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, और कज़ाफ़ी के फॉलोअर्स ट्रिपोली में गवर्नमेंट कर रहे हैं। कज़ाफ़ी को मारने वाला जो ऑफिसर था, मिलिट्री ऑफिसर खलीफा, वो अमेरिका का बैक था। उसने कज़ाफ़ी को कत्ल किया और फिर अपने आप को आसिम मुनीर की तरह फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन लीबिया के ट्रिपोली में जब सरकार बनती है तो वो कज़ाफ़ी के मानने वालों की थी, तो इसको कोई मानता नहीं था। तो इसने बिन गाजी, जो कि ऑयल रिच एरिया है, दूसरा बड़ा शहर है लीबिया का, वहाँ पे कब्जा करके अपनी एक पैरेलल सरकार चला रहा है। यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया ट्रिपोली की सरकार को मानती है, जिसको कि सऊदी अरब मानता है। लेकिन बिन गाजी में जो खलीफा है फील्ड मार्शल, उसको इमारात सपोर्ट करता है। अब कहानी ये हो गई है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर को उस खलीफा ने कहा कि भाई तुम तो मेरे जैसा है, मैं फील्ड मार्शल खुद को बनाया, तू भी खुद को फील्ड मार्शल बना के बैठा है, तो आना कुछ हथियार बेच हमें। JF-17 और फलान ढुमकान ये पहुँच गए, और वहाँ जाके इन्होंने $4 बिलियन के हथियार की डील की। अब ऑलरेडी आप सऊदी अरब की किफ़ालत में हो, आप सऊदी अरब के ग्रुप में हो, सऊदी अरब आपका मालिक बना बैठा है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट किए हैं, सब कुछ है, और आपने क्या किया, आप सऊदी अरब के मुखालिफ ग्रुप को $4 बिलियन का हथियार बेच के आ गए। फिर जब ये डील कर रहे थे, उसके साथ बैठे थे, उसी वक्त कज़ाफ़ी के बेटे को कत्ल कर दिया जाता है ट्रिपोली में। किसने किया ये बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि दुनिया में सुपारी किलिंग पूरी दुनिया में जो जाके करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप है वो ISI है। तो कज़ाफ़ी के बेटे का जनाजा देख लें आप, ये ट्रिपोली में कज़ाफ़ी के बेटे का जनाजा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि लीबिया के लोग कितना ज़्यादा करीब हैं अपनी लीडरशिप से। पाकिस्तान उन बागियों को सपोर्ट करने लगा जो सऊदी मुखालिफ हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में नुकसान उठा रहा है। अब ये पाकिस्तान कह रहा है कि बलोचों को, बंद लफ्ज़ों में कह रहा है, इतनी तो पाकिस्तान की टप्पड़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर के वो खुल के इमारात या सऊदी अरब का नाम ले। अब पाकिस्तान कह रहा है कि कतर का जो
चैनल है ना अल जजीरा, वो बलोचों को सपोर्ट करता है। अल जजीरा ने एक पूरी वीडियो रिपोर्ट बनाई जिसमें बलोचिस्तान की हिस्ट्री, बलोचिस्तान के जो रिसोर्सेज की लूटमार है पाकिस्तान के हाथों, मिसिंग पर्सन्स, जेनोसाइड ऑफ बलोचिस्तान, और एक एक चीज़ के ऊपर उस वीडियो में चर्चा की गई है जो अल जजीरा पे चली है अरबी में। और रिपोर्ट देखें कि इसमें कहीं भी बलोच टेररिस्ट नहीं कहा, सेपरेटिस्ट का है। और बलोचिस्तान के सदर्न प्रोविंस में सेपरेटिस्ट, बलोच सेपरेटिस्ट का है। ये चेंज ऑफ टोन पाकिस्तान को पसंद नहीं आई। अल जजीरा आपको पता है कतर का चैनल है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदरूनी चैनल्स में ये चीज़ें चल रही हैं कि अमारात खुल के सपोर्ट कर रहा है बलोचों को, और बलोचों को ये जो हथियार, पैसा, जो पूरी ट्रेनिंग मिल रही है वो इमारात है। लेकिन पाकिस्तान नाम नहीं ले सकता इमारात का, तो इंडिया पे डाला हुआ है। कहानी ये है कि इमारात की आर्मी है ना, उसमें एक रेजिमेंट बलोच रेजिमेंट है। इमारात में कई बलोच हैं, I mean, वो आज के बलोच नहीं है, हिस्टोरिकल वहाँ पे रह रहे हैं, नेशनल है वहाँ के। जब 71 में इमारात को एक कंट्री मिला, वहाँ पे कई बलोच नेशनल, बलोचों की एक रेजिमेंट है। ओमान की आर्मी की सबसे बड़ी रेजिमेंट बलोच रेजिमेंट है। ओमान में कितने बलोच हैं ये अंदाज़ा ही नहीं है किसी को। बहरीन में बलोच हैं, उस रीजन में बलोच बहुत हैं। तो अरबों का बलोचों के साथ हमदर्दी करना बनता है। पाकिस्तान एक ना चाहते हुए भी एक ऐसे पंगे में पड़ गया है जिसका कोई हल नज़र नहीं आता पाकिस्तान की तबाही के अलावा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।